हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसे हम मेरे नोट्स और एनसीईआरटी की स्लाइड्स, फैक्ट्स और केस बेस्ड स्टडीज उठाकर पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, रिएक्ट करते हैं आपस में एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। अब जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और जो पहले था उसे कहते हैं रिएक्टेंट। अब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जो पुराना सब्सटेंस होता है उसे तो कहते हैं रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के पास जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रोडक्ट के पास बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उससे, फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। ये इन्वॉल्व करता है ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। देखिए, A chemical reaction can be identified by any of the following observable changes। अगर स्टेट चेंज आती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, अगर इनमें से किसी तीनों में से एक फॉर्म में था पहले और बाद में इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्म में चला गया, तो वो चेंज इन स्टेट है, यानी कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन आ जाती है। अगर उस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के तौर पर बाय प्रोडक्ट में एक गैस निकलती है तो भी उसे केमिकल रिएक्शन माना जाता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का तो भी उसे केमिकल रिएक्शन माना जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट की, यानी कि उसमें छोटे छोटे ऐसे सॉलिड कंपाउंड्स जो कि पानी में या फिर जो भी उसका सॉल्यूशन होता है उसमें मिल नहीं पाते हैं, जो कि इनसॉल्युबल रह जाते हैं, अगर वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में मिले हमें तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर की जाती हैं। बात करते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी 1 की, जिसमें दे रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि कोई मैग्नीशियम रिबन लिया उसे जलाना। प्रोसीजर क्या है, एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन ले लिया, उसको सैंड पेपर के साथ घिस लेते हैं यानी क्लीन हो जाए, उसके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो उससे उतर जाएंगी। उसको एक टोंग्स की पेयर के साथ, यानी कि कह सकते हैं चिमटे से पकड़ लीजिए और उसे जलाएं किसी भी स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर का यूज करके। और अब जो उसमें से ऐश निकलेगी, यानी कि मैग्नीशियम रिबन में से जो राख निकलेगी, ऐश निकलेगी, उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, जो मैग्नीशियम रिबन है वो जल जाता है एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, यानी कि जो उसके अंदर फ्लेम निकलती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है, ना कि येलो या फिर ब्लू। और जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। इसकी केमिकल इक्वेशन है 2 mg+O2, क्योंकि वो अगर हम उसे बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन तो लगेगी बर्न करने में, तो 2 mg+O2 इज इक्वल्स टू 2 MgO, जो कि प्रोड्यूस कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका एक हाई यील्ड बोर्ड क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाई इज अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाने से पहले सैंड पेपर के साथ क्लीन क्यों करा जाता है। अब इसका कारण है कि मैग्नीशियम है जो रिएक्ट कर जाता है मॉइस्ट एयर के साथ एक स्टेबल प्रोटेक्टिव लेयर उड़ाने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो कि उसे बाद में जलने से प्रिवेंट करेगी, जलने से बचाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक्टिविटी है, ये हम आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग। अब हमें पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने पहले पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की ही। अब केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। पर इसी चीज को जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस चीज को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल फॉर्मूले भी यूज कर जाते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें जो हमारे पास पहले अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के दौरान। प्रोडक्ट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं रिएक्शन के बाद में। स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि अनबैलेंस्ड होती है, जिसमें एटम्स ईच एलिमेंट के रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में सेम इक्वल नहीं होते हैं। अब रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, जो हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल पढ़ा है। तो इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे जो हमारे पास पहले से अवेलेबल थे वो थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स हमारे पास आए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक व्हाइट पाउडर था। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को बनाया भी नहीं जा सकता है, ना ही उसे खत्म करा जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब है जो टोटल मास है एलिमेंट्स का प्रोडक्ट्स में जो प्रेजेंट है
वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो हम एटम्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर Fe दे रखा है, तो इसका बाद में भी सेम होना चाहिए। जैसे इधर ये अनबैलेंस्ड स्केलेटल है, यहाँ पर एक Fe, यहाँ पर 3 Fe है, पर इधर देखिए बैलेंस कर दिया, यहाँ पर भी 3 Fe है, यहाँ पर भी 3 Fe है। अब देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड, ये तरीका हम पढ़ेंगे एग्जांपल के द्वारा। अब एक स्केलेटल इक्वेशन है, यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जो कि बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल नहीं है। देखिए इसमें Fe एक है, यहाँ पर 3 Fe है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, ओके काम डन है इधर का। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो हमें यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमें 3 Fe चाहिए था, यहाँ पर 3 Fe, तो इस साइड 3 Fe चाहिए, तो इसका आगे 3 लगा दिया। ये देख लीजिए जो नीचे इसके 3 लग रखा है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड में 3 Fe है, पर अगर हमें सिर्फ एलिमेंट के तौर पर लेना हो तो उसके हमेशा आगे लगता है F, तो भी हमारा नंबर लगेगा। और फिर हमें H2 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 4 थी, अब इसे तो हम बदलना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि अब हाइड्रोजन एक सिंगल फॉर्म में है हमारे पास, तो उसे बदलना ज्यादा आसान होगा, इसलिए 4 ऑक्सीजन को करके यहाँ पर 4 कर दिया, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, और अब यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन 8, पर इधर हाइड्रोजन तो 2 थे, तो अब इसको भी 4 H2 कर दिया। ये इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो गई। एक ये एग्जाम टिप है, इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये चीज आपके नंबर, जो मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम के दौरान, वो बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके। इसके लिए कुछ सिंबल्स हैं, वो देख लेते हैं पहले। सिंबल्स, एस ब्रैकेट के अंदर एस कंपाउंड के बाद, वो सॉलिड के लिए, कंपाउंड के बाद ब्रैकेट के अंदर एल लिक्विड के लिए, ब्रैकेट के अंदर जी गैस के लिए, ब्रैकेट के अंदर ए क्यू एक्वस सॉल्यूशन के लिए। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट वाटर हो, और इनमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ऐसे जो कंडीशंस हैं इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, ये गैसेस फॉर्म में है तो जी लगा दिया, +2 हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है तो जी लगा दिया। और इसमें ये बता दिया कि यहाँ पर 340 ATM प्रेशर लिया गया है, उससे जो प्रोडक्ट हमारा बना है, ये प्रोडक्ट हमेशा एरो से डिफाइन करा जाता है, जो रिएक्शन है कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगाया जाता है। तो इसने बना लिया जैसे CH3OH, तो ये बना है हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो L लगा दिया। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये देखिए यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दे रखी हैं। इसमें से पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इसका जनरल फ्रेमवर्क दे रखा है, जैसे A+B प्रोड्यूसेस AB। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन क्या होता है, किसी चीज का टूटना, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है 2 या फिर 2 से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में। जैसे कि ये फ्रेमवर्क दे रखा है, AB एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो प्रोड्यूस करता है A+B, उसने 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दिए, यानी कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसको हटा देगा और खुद उसकी जगह पर लग जाएगा। जैसे इसका फ्रेमवर्क देख लेते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे A+BC था, पर अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो A C के साथ चला गया और B चला गया अकेला, यानी कि A ज्यादा रिएक्टिव था अगर B से। बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जब 2 आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं म्यूचुअल आयंस को टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ये भी इसी बेसिस पर आ जाता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, पर इसमें दो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट 2 कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं। ये देखिए जैसे AB+CD था हमारे पास रिएक्टेंट्स, इनने प्रोड्यूस करा AD+CB। अब इन रिएक्शंस को ही डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं, इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शन जिनमें एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से मोर रिएक्टेंट्स से बना हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम की इक्वेशन नीचे दे रखी है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaO+H2O प्रोड्यूसेस CaOH ट्वाइस। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, H2O हमें पता है वाटर होता है, और ये प्रोड्यूस कर देता है CaOH ट्वाइस, जो कि होती है स्लैक्ड लाइम, और इसके साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट भी निकलती है। अब ये प्रोसेस नॉर्मली कहाँ पर यूज की जाती है, ये प्रोसेस यूज की जाती है जब हमारे घरों में POP पुट्टी का काम होता है, तो उस जगह पर POP होती है, उसे पानी में मिलाया जाता है, और उसको मिलाने के बाद जब उसको अच्छे से उसमें डिजोल्व कर देते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इतनी हीट निकलती है कि जो मिक्सचर है वो बॉयल भी करने लग जाता है, और ये हीट डेंजरस होती है ह्यूमन स्किल के लिए। अब एक बोर्ड एप्लीकेशन कंसेप्ट आएगा, व्हाइट वॉशिंग, जो हमने बताया POP पुट्टी वाला व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम CaOH ट्वाइस इज अप्लाइड टू वॉल्स, यानी कि जो स्लैक्ड लाइम है ये वॉल्स में लगाया जाता है। ये स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ थिन शाइनी लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट की। और इसकी भी इक्वेशन है
कि CaOH ट्वाइस जो स्लैक्ड लाइन थी, इसको हम रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये स्लोली ये बहुत स्लो रिएक्शन है। ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस H2O। बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें की हीट एनर्जी निकलती है प्रोडक्ट्स के साथ। एग्जांपल्स हैं नेचुरल गैस को बर्न करना और रेस्पिरेशन। बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको रिएक्ट करवाने के लिए हीट हमें देनी पड़ती है, लाइट देनी पड़ती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन जहां पर कोई सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है या फिर टूट जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कि कोई एक रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। ये 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले टाइप की, जो कि है थर्मल डीकम्पोजिशन, जो कि हीट के द्वारा कैरी आउट कर जाता है। ये डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट है इसका एक एग्जांपल। फिर है डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इन दोनों की इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2FeSO4 जो कि ग्रीन होती है, उसको हीट देते हैं। ये जो डेल्टा साइन है ये हीट का होता है, जो ट्रायंगल बना के हीट का साइन होता है। तो ये बना लेता है Fe2O3 ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, यानी कि इसका कलर चेंज होता है ब्राउन में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस बाहर निकल जाती हैं। बात करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट की। इसमें क्या होता है 2PbNO3 ट्वाइस, जो कि लेड नाइट्रेट होता है, ये कलरलेस होता है। इसको हीट देके 2PbO येलो लेड ऑक्साइड बना जाता है, इसका कलर चेंज होता है येलो में, और 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है जो कि बनाती है ब्राउन फ्यूम्स और ऑक्सीजन निकल जाती है। इस ऐसे ही है डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको भी हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो करा जाता है। जिसमें पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, एसिडिफाइड वाटर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। देख लीजिए 2H2O, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो बना लिया 2 हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। ये आपको आगे चैप्टर्स में अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी के लिए इतना ही इनफ है। ये बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, यानी कि जो कि सनलाइट से कैरी आउट की जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यानी कि 2AgCl को, जो कि व्हाइट इन कलर होता है, उसे अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो वो 2Ag जो कि ग्रे कलर का होता है और प्लस क्लोरीन निकाल देता है। और सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं तो AgBr पेल येलो कलर का होता है, इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये Ag यानी कि सिल्वर ग्रे कलर का और Br2 निकाल देता है। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वही जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को अपने सोल्ट में से निकाल कर खुद उस सोल्ट में जाकर लग जाए। जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल देखा, Zn प्लस CuSO4 बना लेता है ZnSO4 प्लस Cu। लेड और कॉपर क्लोराइड का देखा है Pb प्लस CuCl2 बना लेता है PbCl2 प्लस कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो कि यही जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की जो चीजें थी वही डबल होने जाती हैं, तो बस इसके एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। और पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि इसमें नाम ही ऑक्सी आ गया, तो यानी कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन का तो लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, उसे बोलते हैं रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली यानी कि साथ की साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। एक ही एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हीट देकर कॉपर प्लस वाटर प्रोड्यूस करा जा रहा है। हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन हो जाता है ऑक्सीडाइज को बना लेता है वाटर, और CuO कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीजन लूज कर देता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। जो चीज खुद रिड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये कुछ की एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं उसी से रिलेटेड। ZnO प्लस C, तो ये बन गया Zn प्लस CO, इसमें देख सकते हैं कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज और जिंक ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बना ले रहा है MnCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, जिसमें कि हम देख सकते हैं HCl तो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसने हाइड्रोजन लॉस कर दी और ये बन गया Cl2, और MnO2 हो रहा है रिड्यूस क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज कर दी और क्लोरीन उसकी जगह पर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। कोरोजन होता है प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर या फिर केमिकल्स।
सरफेस पर, यानी कि हम देख भी सकते हैं कि मेटल्स जो हैं वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, गल जाते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो आयरन पर जंग लग जाता है, जर लग जाता है, वो किसकी वजह से होता है? वो कोरोजन का ही एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि जब आयरन को हम ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि मॉइस्ट एयर भी कह सकते हैं, उसमें छोड़ देते हैं तो अपने आप रस्ट को डेवलप कर लेता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। बात करते हैं कॉपर की। अगर कॉपर को ऐसे ही मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, तो वो ग्रीन कोटिंग बना लेता है खुद के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की। सिल्वर में भी ऐसे ही, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग बनती है सिल्वर सल्फाइड की। और इसका प्रिवेंशन क्या रहता है? इसके प्रिवेंशन होते हैं पेंटिंग, या फिर उस पर ऑयल अप्लाई किया जाता है, उस पर ग्रीस भी अप्लाई किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन करा जाता है और अलोइंग भी करा जाता है। अब अलोइंग तो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसे किसी और मटेरियल के साथ मिलाकर उसे इम्प्योर कर दिया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और कोरोजन से प्रिवेंशन भी हो जाए उसका। अब देख लेते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि किसी भी मेटल पर ऊपर से जिंक की लेयर लगाई जाती है, जिससे कि बाहर अगर कभी भी कोरोजन जैसी कोई भी प्रोसेस होगी तो जिंक खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, यानी कि जिंक खुद कोरोड हो जाएगा, पर जो अंदर मेटल है उसे कभी भी गलने नहीं देगा, जंग नहीं लगने देगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक एरियल ऑक्सीडेशन है फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड आइटम्स, जो कि अनप्लीजेंट स्मेल्स आती है और टेस्ट आता है। यानी कि हम जैसे जानते हैं, हम अगर चिप्स के पैकेट को अगर 3-4 घंटे तक मिनिमम खुला छोड़ देते हैं तो उनमें से जैसे उनके स्मेल आने लग जाती है और उनका टेस्ट जो है वो अलग सा हो जाता है और वो सील जाते हैं, यानी कि उनमें नमी हो जाती है। यही चीज होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्यों है? रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है फूड में प्रेजेंट फैट्स एंड ऑयल्स के साथ। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देना फूड में, या फिर फूड पैकेजेस में नाइट्रोजन जैसी गैसेस भर देना। जैसे कि हमें चिप्स पैकेट मिलती है, तो चिप्स पैकेट हम बोलते हैं कि गैस भरी हुई है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। और स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बना देती है, जिससे कि ऑक्सीजन उस पैकेट के अंदर नहीं रहती है और वो रेंसिड नहीं होता। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। यानी कि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में ढक्कन बंद करके अच्छे से रख सकते हैं और फूड आइटम्स को लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट्स में रख सकते हैं, यानी कि फ्रिजेस वगैरह में। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये मैंने एक स्लाइड उठाई है एनसीईआरटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार और दोबारा देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, जो हमने पहले पढ़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, ताकि वो एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना ले वॉल्स पर। और ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन के बाद बनता है और ये शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। ये इंटरेस्टिंग होता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है मार्बल का, वो CaCO3 होता है। यानी कि हम जान सकते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल, इन सब का तीनों का फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, CaCO3। अब इसकी रिएक्शन दोबारा पढ़ लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया स्लोली, तो वो बन गई कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि शाइनी जो फिनिश आ गई वॉल्स पर, और साथ में उस पर वाटर निकल गया। आज के लिए इस चैप्टर से जो भी हमें अच्छे से कंसेप्चुअल चीजें उठानी थी वो हम कर चुके हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेस्ट टू द पॉइंट पढ़ चुके हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर में।